जब आप फेसबुक पे हैं, जब आप ट्विटर पे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे ही आप केवल उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक ये बात शेयर कर सकते हैं साथियों। या नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो आप करते क्यों नहीं हैं? इससे आप ही का फायदा होगा साथियों, इससे आप ही को सहयोग मिलेगा, इससे आप ही को मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी के दुख में शामिल हैं, किसी का मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो कल आपके दुख में भी कोई ना कोई जरूर शामिल होगा। ऐसा नहीं है कि ना होगा, पर पहले आप भी तो किसी के दुख में शामिल होइए। यही मेरा कहना है। और मैं इसीलिए इस बात को शुरू करने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि जो और साथी हैं, कई बार साथी मैं समझता हूं जिस तरह की जो नेट की प्रॉब्लम है पूरे देश में, जिस तरह की समस्याएं हैं पूरे देश में, मैं इस बात को मानता हूं कि उसमें बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी समस्याएं सामने आती हैं। और साथियों, इसीलिए जो स्थिति है साथियों, मैं ये मानता हूं कि हमें उन स्थितियों को समझना चाहिए साथियों, हमें उन स्थितियों को जानना चाहिए साथियों। इसलिए साथियों, मेरा आपसे मानना यह है कि आप न केवल इन सारी परिस्थितियों को समझें, बल्कि इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आगे कदम बढ़ाएं साथियों। मेरा ये आपसे कहना है। और धीरे धीरे साथियों और साथी जुड़ जाएं। मैं तो आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए इस बात को। अगर मैं बात कह रहा हूं और जो बात मुझे मुख्य रूप से कहनी है वो मैं कह के चला जाऊंगा और वो अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है साथियों। उस बात से जो परिणाम जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं, जो परिणाम हमें लाने हैं इस देश में इंसानियत को बचाने के लिए, इस देश में निर्दोष व्यक्ति को, बेगुनाह व्यक्ति को बचाने के लिए जो काम हमें करना है साथियों, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है साथियों, अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को शेयर कीजिए साथियों। अधिक से अधिक लोग इस हमारे इस लाइव से जुड़े, तभी उसके लिए अच्छा रहेगा साथियों। बहुत एक बार मैं जितने साथी अब तक जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं एक बार हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करता हूं कि कम से कम आप लोगों ने समय निकाला साथियों और आकर हमारे साथ में जुड़े हैं। साथियों, मैं धीरे धीरे अब अपनी बात शुरू करता हूं और मैं ये मानता हूं कि जो साथी हैं धीरे धीरे साथी और जुड़ते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे। और ये जो हमने आज से एक नई जंग शुरू हो रही है, एक नया संघर्ष शुरू हो रहा है, उस संघर्ष में धीरे 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 बहुत सारे साथी जुड़ते चले जाएंगे और वो बात सच सिद्ध हो जाएगी कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। यही है हमारी स्थिति। हम इसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और धीरे 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 साथी बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं बात शुरू करता हूं साथियों। साथियों, आज ये फेसबुक लाइव हम जो कर रहे हैं, आज से एक नए संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। एक बेगुनाह व्यक्ति को, और केवल एक नहीं है, उनके साथ और भी कई बेगुनाह व्यक्ति हैं, कई निर्दोष व्यक्ति हैं। वो लोग जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया है, जिन्होंने सिर्फ मानवता को बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने देश को बेहतर बनाने के लिए, देश के लोगों की जिंदगी बचाने और देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए आज से यह संघर्ष शुरू हो रहा है। मैं जो आपके लिए मैंने कहा है कि मुख्य रूप से जो हम जिनके लिए संघर्ष शुरू कर रहे हैं आज, वो है डॉक्टर कफील खान।
ऐसा कोई नहीं है जो इस देश में, और मैं कह सकता हूं कि आज तो दुनिया में भी, जो डॉक्टर कफील खान जी को नहीं जानता है। वही डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर, जहां के रहने वाले मुख्यमंत्री हैं आज आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उसी गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के रूप में 8 अगस्त 2016 को जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की, वही डॉक्टर कफील खान साहब, उनके साथ जिस तरह से लगातार नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह से उनको सताया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है, उनको जेल में डाल दिया गया है और पूरी तरह से अमानवीय परिस्थितियों में जो इस समय मथुरा जेल में बंद हैं, उनके विषय में बात आज आपसे करनी है। इसी के लिए मैं आज फेसबुक लाइव हूं, लेकिन केवल जैसे मैंने बताया उनके लिए नहीं, बाकी और भी साथी हैं, मैं एक एक करके आपके सबके विषय में बताऊंगा और ये संघर्ष की शुरुआत, और मैं चाहूंगा कि इस संघर्ष में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारा साथ दें, तभी इस संघर्ष में हम सफल होंगे साथियों। तो डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हैसियत से 8 अगस्त 2016 को जिन्होंने नौकरी शुरू की, और जिस घटना की वजह से उनका नाम चर्चा में आया और जिस तरह से उनके काम लोगों के सामने आए, चर्चा में आए, वो 10 अगस्त, या यूं कहो कि 10-11 अगस्त की जो रात है, उस दिन, उस रात को 2017 को उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में 400 बच्चों को इंसेफेलाइटिस की बीमारी हुई। उस इंसेफेलाइटिस की बीमारी के लिए उन्होंने जो जीतोड़ कोशिश की, वो काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो और उनके साथ में 16 और जूनियर डॉक्टर्स थे, और उनके साथ में लगभग 22-23 नर्सिस का स्टाफ था, और उनके साथ में और जो वहां के सफाई कर्मचारी थे, उन सब ने मिलकर जो मेहनत की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है साथियों। तो वो डॉक्टर कफील साहब जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी थी, उसमें उन 400 बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 54 घंटे काम किया। 54 घंटे साथियों काम किया उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि उस बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी बच्चों को, और ऑक्सीजन के सिलेंडर जिस तरह से उन्होंने अपने रिस्क पर अपने आप मंगाए, उन्होंने और उनकी टीम ने, वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है जो उन्होंने काम वहां पर किया। 500 जंबो सिलेंडर उन्होंने मंगाए, 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने मंगाए। जिम्मेदारी किसकी थी साथियों? वहां के जो डीजीआईएमसी मिस्टर गुप्ता, उस समय जो वहां के जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के थे मिस्टर गुप्ता, जिनको बचाने के लिए और खुद मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को जो बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया, मैं ये कहूंगा कि इंसानियत के नाम पर इससे बड़ा धब्बा कुछ हो नहीं सकता साथी। डॉक्टर कफील ने, जिन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 400 में से 70 बच्चों की डेथ हो गई, और उसके बाद ही हल्ला मचा, और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक होता रहता है, ये तो बच्चों की मौत होती रहती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक भी कहा कि 2 बच्चों के बाद ये मत समझ लेना कि बाकी बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की। जो इस तरह के कमेंट किए गए, बिल्कुल अमानवीय कमेंट किए गए, उस सारी चीज में डॉक्टर कफील खान जी को बलि का बकरा बनाकर 22 अगस्त को
उनके खिलाफ उनके मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति, योगी सरकार ने वो समिति बनाई। उस समिति को 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 90 दिन के अंदर, यही उसका समय था। और उसमें उनके ऊपर 4 आरोप लगाए गए डॉक्टर कफिल के ऊपर। नंबर 1 कि ये सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इन्होंने बच्चों को बचाने में अपने पेशे में लापरवाही की है। तीसरा भ्रष्टाचार किया है। और चौथा आरोप कि वार्ड नंबर 100 जो था उसके ये इंचार्ज थे, उसकी इन्हें सूचना 38 दिन में देनी थी, वो इन्होंने नहीं दी। कमेटी बनाई गई साथियों। उस कमेटी ने, जिसको 90 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट 2.5 साल बाद दी। यानी 2019 में, जो 18 अप्रैल 2019 को ही यह रिपोर्ट तैयार हो गई थी। उस रिपोर्ट पे बाकायदा डेट पड़ी है। उस जो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो थी उसकी, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कमेटी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाई। उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी 90 दिन में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। 18 अप्रैल 2019 को तैयार हो गई और 26 या 28 सितंबर को डॉक्टर कफिल खान साहब को, जब 26 या 28 सितंबर 2019 को डॉक्टर कफिल खान साहब को वो रिपोर्ट दी गई, इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दी गई। और उसमें क्या है? उसमें चारों आरोपों से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया डॉक्टर कफिल खान साहब को। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने नौकरी ज्वाइन की, यानी 8 अगस्त 2016 को, उसके बाद से उन्होंने कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। ये रिपोर्ट में इस आरोप से कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे बरी कर दिया। दूसरा, उन्होंने अपने पेशे में कोई लापरवाही नहीं की, बल्कि 10 अगस्त 2017 को, जिस दिन ये घटना घटी बच्चों की, उस दिन वो छुट्टी पर थे। वो अपने जो है उस पर भी नहीं थे, नौकरी पर भी। लेकिन उस सबके बावजूद भी उन्होंने छुट्टी को दरकिनार करके वो आए और आके उन्होंने लगातार काम किया। उन्होंने और उनकी टीम ने 54 घंटे लगातार काम किया, बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। और 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने अपने रिस्क पर, अपनी पैसे पर उन्होंने मंगवाए। तो उन्होंने कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती और कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। चौथा, जो उन पर आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 100 जो था उसके वो इंचार्ज थे, वो इंचार्ज नहीं थे, क्योंकि 8 अगस्त 2016 को उन्हें अपॉइंटमेंट मिला था, नौकरी पर आए थे और 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल के बाद ही वो परमानेंट होते हैं। और जो व्यक्ति परमानेंट नहीं होता, जो डॉक्टर परमानेंट नहीं है, उसको इंचार्ज नहीं बनाया जाता। तो वो वार्ड के इंचार्ज भी नहीं थे। ये बाकायदा उनकी रिपोर्ट में, और इस तरह से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया डॉक्टर कफिल को। उस सब के बावजूद भी डॉक्टर कफिल को सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया। 8-9 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत इस आधार पर दी कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, कोई आरोप इनके खिलाफ सिद्ध नहीं होता। 8-9 महीने में जमानत मिली। उसके बाद में ये रिपोर्ट आई 2019 में, और अब 2020 में जनवरी में उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया है। और उन पर आरोप यह है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए के आंदोलन में भाग लिया। कोई इंसान, अगर कोई कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कोई इंसान देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के तहत अगर कोई काम कर रहा है, तो वो कहां गलत कर रहा है, कहां उसने किस तरह का अपराध किया है। लेकिन एनएसए में, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और इस समय वो मथुरा जेल में बंद है। और उस मथुरा जेल की स्थिति क्या है,
जो उन्होंने खुद लिखकर भेजी है। आप सुनेंगे 4 पेज की उन्होंने चिट्ठी, 4 पेज की चिट्ठी अपने परिवार को भेजी है। और उस चिट्ठी की मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से वो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी की कॉपी मैंने निकाली है। ये आप देख रहे होंगे, ये उसकी कॉपी है। ये कॉपी डॉक्टर कपिल द्वारा लिखी गई मथुरा जेल से जो चिट्ठी है उसकी है साथियों। ये डॉक्टर कपिल ने लिखी है साथियों, ये पूरी चिट्ठी। और इस चिट्ठी में ये साथियों, ये देखें आप, ये और ये 4 पेज की चिट्ठी है। और ये नीचे डॉक्टर कपिल खान साहब के ये दस्तखत है। 4 पेज की चिट्ठी है। इस चिट्ठी को कोई भी पढ़ेगा उस व्यक्ति के आंसू निकल आएंगे। और इस चिट्ठी को मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भेजूंगा। इस चिट्ठी को मैं सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा। इस चिट्ठी को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जेलों की हालत कितनी नारकीय है, कितनी नरक भरी है। जहन्नुम बना रखा है जेल को, जहां पर इसी चिट्ठी में लिखा है 534 कैदियों के रखने की जगह है, वहां पर 1600 के लगभग कैदी बंद हैं। तो क्या मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे 3 गुना तुमने वहां पर कैदी रखे हुए हैं। नरक बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? एक एक बैरक में जहां ज्यादा से ज्यादा 40-50 आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा इतने होने चाहिए, वहां 125 से लेके 150 तक लोग रखे गए हैं। और 4 या 5, 4-6 जो वहां पे बाथरूम है, एक बैरक के लगभग शायद एक ही बाथरूम पड़ रहा है। लंबी लाइन लगानी पड़ती है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए। यह स्थिति है वहां की, उस जेल की। और इतनी बदबू, पेशाब की बदबू, लेटरिन की बदबू वहां आती है। मक्खियां, मच्छर, कीड़े, एक से एक सटके व्यक्ति से व्यक्ति सटा हुआ है और वहां सोना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी गर्मी में, इतनी भयानक गर्मी में व्यक्ति पसीने में तर हो जाता। लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, अधिकतर लाइट चली जाती है। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़ों के बीच में एक से एक सटके इस गर्मी में व्यक्ति कैसी जिंदगी जी रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर को क्लास बी की फैसिलिटी वाली जेल मिलनी चाहिए, प्रशासन ने क्यों नहीं दी? क्या बात है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। और जिस एनएसए में बंद किया है, किस आधार पर बंद किया है? सीए, एनपीआर, एनआरसी अगर आंदोलन है, उस आंदोलन में इस देश में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है, करोड़ों लोगों ने भाग लिया है। तो क्या यह एक अपराध है? संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना, कहां किसी को दिक्कत है? और डॉक्टर कपिल वो व्यक्ति है, वो इंसान है कि उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इस देश में सैकड़ों के लगभग कैंप किए हैं उस घटना के बाद। और जेल से वापस आने के बाद, जब पहली बार उन्हें जेल में रखा गया था, 9 महीने बाद जब जेल से वापस आए, तो उन्होंने अपनी जो टीम है उनकी, केरल में जो नेफा वायरस की बात चली थी और फिर चमकी बुखार जो बिहार में चला, वहां जाके लोगों के कैंप लगाए, सेवा की, फ्री दवाइयां दी। और वो फ्री दवाइयां उनके और उनकी पूरी टीम को पूरे देश भर से, अलग अलग शहरों से लगातार वो आती थी, लोग मदद करते थे, सहयोग करते थे, क्योंकि एक परोपकार का काम है, एक इंसानियत का काम है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर लगातार देश की सेवा कर रहा, समाज की सेवा कर रहा है। और आज भी वो व्यक्ति, वो बच्चों के डॉक्टर के लिए स्पेशलिस्ट है। वो व्यक्ति आज की तारीख में इस कोरोना के संकट में, जब हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी है, बहुत से डॉक्टर संक्रमित हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा हर एक डॉक्टर, इतना काबिल, इतना समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति, उसका बाहर होना कितना जरूरी है, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन योगी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, योगी आदित्यनाथ इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई जाति दुश्मनी हो, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी हो।
क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो जो सन्यासी हो, कभी उन्होंने अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर यह सोचा है कि वो सन्यासी होकर क्या कर रहे हैं? क्या इसी के लिए वो भगवान की पूजा करते हैं? क्या ये उनका भगवान इसी बात की उन्हें अनुमति देता है कि किसी भी एक बेगुनाह व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नाम पर आप उसे अंदर कर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर उसे जेल में ठूस दे रहे हैं, एनएससी जैसा कठोर कानून उसके तहत आप उसको बंद कर दे रहे हैं? यही एक उनकी जो एक इंसानियत की तो बात ही छोड़िए, क्या यही एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? उसका यही फर्ज है, उसका यही कर्तव्य है। सो ऐसे डॉक्टर कफील खान साहब को बंद कर रखा है और सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इस देश की जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि एक बेगुनाह डॉक्टर उनका जेल में पड़ा है और नरक जैसी जिंदगी, जहन्नुम में उस व्यक्ति को बंद कर रखा है? वो व्यक्ति जो समाज का, देश के इतना काम आ सकता है, उसके प्रति क्या मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह दिखाई नहीं देता? क्या अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या उसकी लखनऊ बेंच हो, या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? एक व्यक्ति जो इतना देश के लिए लाभकारी हो सकता है ऐसे संकट के समय में, जिसकी एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक घंटा देश के लिए चाहिए, उस व्यक्ति को आपने बंद कर रखा है, बेगुनाह व्यक्ति को सिर्फ जाति दुश्मनी मानकर। और उसका सबसे बड़ा कसूर यह है क्योंकि जिन लोगों को बचाया जा रहा है उसमें खुद मुख्यमंत्री भी उसके जांच के दायरे में आएंगे। क्यों आएंगे? जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक कंपनी है पुष्पा सेल्स करके, जो सप्लाई करती थी सामान, या यूं कहूं कि ऑक्सीजन सप्लाई करती थी, उसका पेमेंट था, पेमेंट नहीं किया गया और पेमेंट के लिए उसने 14 रिमाइंडर भेजे। पहला रिमाइंडर उसने अप्रैल में भेजा और उसमें उसकी सूचना उसने जो है उस सबकी मुख्यमंत्री तक को दी थी। तो क्या मुख्यमंत्री जी को दिखता नहीं था कि एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म जो सप्लाई कर रही है और वो सप्लाई ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उसको पेमेंट क्यों नहीं किया गया? 68 लाख रुपए जो दिए जा सकते थे, जो डीजीएमसी जो वहां पर थे, मिस्टर गुप्ता जो इस सबके पीछे हैं, उस मिस्टर गुप्ता को क्यों नहीं कहा गया कि आपके पास पैसे हैं, आप इसको पेमेंट कीजिए? पेमेंट नहीं किया गया। उस सब के बावजूद भी 500 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। तो ये जो सारी चीजें, इसमें ऊपर तक सारे लोग जाएंगे, ऊपर तक इंक्वायरी होगी और निश्चित रूप से बहुत लोगों पर आंच आएगी, चाहे वो कोई भी हो, बड़े बड़े लोग फंसेंगे। तो उन सबको बचाने के लिए ये सारी चीज की गई और डॉक्टर कपिल बड़े सॉफ्ट टारगेट थे। हालांकि और भी उसमें कई डॉक्टर हैं जिनको निशाना बनाया गया है, लेकिन मेन टारगेट डॉक्टर कपिल हैं, उनको बनाया गया। और कहीं ना कहीं उनका जो धर्म है, मुस्लिम समाज का एक व्यक्ति होने के नाते भी उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। यह मुस्लिमों के प्रति जो नफरत है, चाहे योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे बीजेपी सरकार, आरएसएस की, इनमें से विश्व हिंदू परिषद की, किसी की भी हो, बजरंग दल की हो, साफ नजर आती है और वो उसी का निशाना उनको बनाया गया है। क्या नहीं चाहिए अदालतों को, जैसा मैंने अभी कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, कि सू मोटो एक्शन लेके कम से कम ये पूछे सरकार से कि इस आधार पर तुमने बंद कर रखा है, क्या है गुनाह इस व्यक्ति का जिसे बंद कर रखा है? किस वजह से इसके प्रति इतनी नफरत है आप सब में? जो व्यक्ति जितने इतने कैंप लगाए, मानवता के लिए लगातार काम कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत क्यों है? उसे क्यों आपने सलाखों के पीछे नरक जैसी जिंदगी दी है, उसके अंदर डाल रखा, जहन्नुम में डाल रखा? क्यों नहीं चाहिए अदालत को? अदालत नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? आप और मैं तो पूछ नहीं पाएंगे। आपकी और मेरी और आम आदमी जो है, सामान्य व्यक्ति जो है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। आप समझ ही रहे हैं क्या स्थिति है, देख रहे हैं आप सब कुछ की क्या स्थिति है। इन हालात में क्या नहीं चाहिए अदालत को? पर साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बार कहा है, इस देश की अदालतें अब अदालतें नहीं रही, उनका अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। भी तो वो जनता के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए नहीं है। अभी 2 साल पहले जस्टिस गुप्ता रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा कि अदालत अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो गरीबों के लिए नहीं है,
दबे कुचले लोगों के लिए नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, जो बेगुनाह चाहे किसी भी जाति धर्म समाज के हैं, जो बेगुनाह हैं, निर्दोष लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए नहीं है अदालतें। और आपने एक तो अभी देखा ही होगा कि जिस तरह से ये अभी 10 तारीख को विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जो सबकी समझ में आ रहा है कि क्या है, उस सब के बावजूद भी यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जिसने कहा है कि एनकाउंटर की गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं, बनाई है कि एनकाउंटर हो तो इन परिस्थिति में ऐसे हो सकता है, ये सही होगा, ये गलत होगा, उस सब के बावजूद भी उसके आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, फिर भी चुप है। तो मैं तो इसीलिए बार बार कहता हूं, अदालतें खत्म हो गई। हमारे देश में अब अदालतें नाम के लिए हैं, बाकी रहा कुछ नहीं। अगर अदालतें होती तो जो इतना अन्याय लगातार हो रहा है, जो आपको और मुझे, आम आदमी को, आम व्यक्ति को, साधारण से साधारण व्यक्ति को, हर किसी को दिखाई दे रहा है, अदालत को नहीं दिखाई दे रहा। वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन अदालत कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? किस बात का डर है अदालत को? अगर इतनी बड़ी ताकत, संविधान की ताकत, अथाह ताकत सरकार, उसके सुप्रीम कोर्ट के पास होने के बावजूद भी उसे नहीं दिखाई दे रहा, वो चुप बैठी हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा? फिर तो मैं यही कह रहा हूं ना कि अदालतें खत्म हो गई, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, कहीं कुछ नहीं रहा, न्याय है ही नहीं, इंसाफ है ही नहीं, मदद है ही नहीं कहीं भी। आपने देखा, आपने ये उसमें भी देखा जब प्रवासी मजदूर लाखों करोड़ों की संख्या में सड़क पर मर रहे थे, चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का रवैया तब भी देखा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जो पिटीशन लगाई गई सुनने से ही मना कर दिया। वो तो जब कई हाई कोर्टों ने जब आदेश पारित किया उस सबके बाद, और 17-18 वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बड़ी कड़ी चिट्ठी लिखी, देन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लेके वो किया 2.5 महीने बाद, और कहा कि प्रवासी मजदूरों की बात सुनी जाए। लेकिन तब तक तो सब लोग अपने घर पहुंच चुके थे, तो क्या रहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? ये सारी चीजें आप सुने। ऐसे में जब सरकार अन्याय करने पर उतरी हो, जब जितने भी सरकारी विभाग हैं, संगठन हैं, या अलग अलग जो ताकतें हैं सरकार की, वो सब खत्म हो गई हो, और सरकार के, या यूं कहो कि चंद 2-4 लोगों के ही इशारे पर सब कुछ होना हो, कहीं से आपकी बात सुनी ना जाए, समझी ना जाए, समझना तो बहुत दूर की बात है, जब सुनी नहीं जाएगी तो सुनी ना जाए, आपके साथ कोई खड़ा ही ना हो, सरकार आपको न्याय देने के लिए, या कोई संस्था सरकार की आपकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, तो तब क्या करेंगे आप? अदालत भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो तब क्या करेंगे आप? साथियों, मेरी नजर में तो इसका केवल एक ही इलाज है, और मैं ये बात बार बार कहता रहा हूं। मैं नहीं जानता कि लोग कितना समझे कितना नहीं, पर मेरी नजर में एक ही इलाज है कि हम लोग आवाज उठाना शुरू करें, और अगर सड़क पर भी आना पड़े तो सड़क पर आए। हम किस बात से डरते हैं? क्या डर है हमें? कौन मार देगा हमें? कौन खा जाएगा हमें? और मार भी देगा तो क्या हमेशा जिंदा रहने वाले हैं हम? क्या हमारी मौत के बाद में क्या होगा हमें इसका पता है, या किसी को भी पता है? मरने के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन कम से कम अगर हम जिंदा रहते अपने जिंदा रहने का सबूत दें, जिंदा रहने के लिए जो काम करना जरूरी है, इंसानियत को बचाने के लिए जो काम करना जरूरी है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, अगर हम वो नहीं करते हैं तो क्या हम इंसान कहलाने के काबिल हैं? एक छोटे से छोटा कीड़ा भी, चींटी हो, चींटा हो, कोई भी हो, अगर उसके ऊपर भी पैर रख जाता है, उंगली रख जाती है, या उसको हानि पहुंचाते तो वो भी काटता है, वो भी अपनी रक्षा करने के लिए लगातार प्रयास करता है, काटता है। हम तो इंसान हैं, फिर भी इंसान है ना हम, लेकिन हमारे कार्यों से कहीं लगता है कि हम इंसान हैं, जिंदा हैं हम, या केवल जिंदा होने के लिए केवल जिंदा लाश हैं, और जिंदा लाश इस देश में चारों तरफ घूम रही हैं। यूं कहूं कि 135 करोड़ जिंदा लाशें इस देश में घूम रही, बस यही है। हम मर भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, संघर्ष करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस संघर्ष में, इस लड़ाई में
मारे भी गए, खत्म भी हो गए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी इसका बदला लेंगी आपके संघर्ष को देखकर। लेकिन अगर आप अन्याय और अत्याचार यूं ही सहन करते रहे और सहन करते करते गुलाम की तरह मर गए, जुबान आपकी बंद रही, तो आपकी आने वाली पीढ़ी यानी आपकी आने वाली औलाद वो गुलाम पैदा होगी, वो गुलामी करेगी। वो कभी भी एक इंसान के नाते सर उठाकर एक निडर, बहादुर, एक स्वतंत्र व्यक्ति के नाते जी नहीं सकेगी। वो केवल और केवल गुलाम बनेगी, गुलाम रहेगी। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहते हो क्या? अपनी आने वाली पीढ़ी को, औलाद को गुलाम रखना चाहते हो क्या? ये जिंदगी इतनी प्यारी है क्या? अभी कोरोना फैल रहा है, पता नहीं कितने मर गए और कौन कौन कहां कहां मरेगा, दुनिया भर में फैल रहा है। पता है किसी को कि कब तक जिंदा रहोगे, या कितने भी तालों में बंद रखो तब भी बच जाओगे? कोई गारंटी है क्या इसकी? नहीं है ना। तो फिर क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं संघर्ष करते, क्यों नहीं बोलते हो? और मैं समझता हूं हमें केवल डॉक्टर कपिल के लिए ही आवाज नहीं उठानी पड़ेगी। डॉक्टर कपिल एक हैं। इसी तरह से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिवार से जुड़े हुए एक बहुत ही महान, निडर, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं आनंद तेल तुमड़े। और आप दुखद देखिए कि इस साल जिस 14 अप्रैल को जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन होता है, उसी दिन उनको सरेंडर करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुनी बात उनकी। 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन उन्हें सरेंडर करना पड़ा। भीमा कोरे गांव का जो मुकदमा चल रहा है, जिसको ये महाराष्ट्र में ये जो इस समय वो सरकार है, उस सरकार शिवसेना की और इनकी जो सरकार है मिलजुली, इस सरकार ने आके जिसको एक तरीके से उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराने की बात की, उसी रात को उस इन्वेस्टिगेशन को वहां से ट्रांसफर करके केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने एनआईए को सौंप दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको सौंप दिया, और वहां से सारा मामला हट गया। सच जो सामने आना था नहीं हुआ। और वो व्यक्ति केवल वो नहीं, उनके साथ गौतम नौलखा, जो आनंद तेल तुमड़े साहब हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, 30 के लगभग किताबें लिखी हैं इन्होंने, देश विदेश की कई यूनिवर्सिटियों में इन्होंने जाके पढ़ाया है, लेक्चर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बंद कर दिया, गौतम नौलखा साहब को। सुधा भारद्वाज जी को, सुधा भारद्वाज जी का कसूर क्या है? उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए, जो लेडी विदेश में पढ़ी हो, जिसने इतनी टॉप की जो एजुकेशन प्राप्त की हो, उस लेडी ने विदेश में पढ़ के आके छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में आदिवासियों के लिए काम किया। और ध्यान है साथियों, शायद 12-13 में एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ, वहां की जो फोर्सेस है, सीआरपीएफ वगैरह जो हैं, इन्होंने 15 बेगुनाह लोगों को मारा था। उन 15 बेगुनाह लोगों के लिए आवाज उठाई। और सुधा भारद्वाज जी ने उसी समय कहा था, एडवोकेट है वो सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उसी समय कहा था कि ये पुलिस ने इनको मारा है। कहीं भी उन्होंने कोई जो लोग मारे गए हैं, उन्होंने किसी ने कोई हथियार नहीं उठाया। महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए। और 6 साल बाद जो वहां के छत्तीसगढ़ के जस्टिस गुप्ता, हाई कोर्ट के जस्टिस, जिनकी उसमें एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने कहा कि जो वो लोग थे वो बेगुनाह थे जो मारे गए, और पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया, उन बेगुनाह निर्दोष लोगों को मारा। ऐसी सुधा भारद्वाज, उनको 1.5 साल से ज्यादा होगा जेल में बंद किया हुआ है। यह स्थिति है। अखिल गोगोई, आसाम के रहने वाले अखिल गोगोई वो व्यक्ति जो लगातार जनता की आवाज उठाता रहा है, किसानों का आंदोलन जो करता रहा है, आसाम में एक जबरदस्त तरीके से मूवमेंट जिसने व्यक्ति ने खड़ा किया, और लगातार जो बेगुनाह लोग हैं, जो आम जनता है, किसान है, मजदूर हैं, उनके लिए संघर्ष करता रहा है, उनके लिए लड़ता रहा है। उस अखिल गोगोई को बार बार एनएसए में बंद किया गया, बार बार। पहले बंद किया गया, बंद रखा, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ समय बाद फिर बंद कर दिया, फिर रखा, फिर छोड़ दिया, और अब फिर उन्हें जो है बंद कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया है। और इस समय वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अखिल गोगोई इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं, और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में वो इस समय भर्ती हैं। पहले उनकी रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव,
फिर दूसरी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव, और अब तीसरी रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। वो व्यक्ति, ये सब लोग क्या हैं? कौन है ये लोग? ये सब वो लोग हैं जो हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए, आम आदमी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी इनके लिए संघर्ष करना चाहिए, हमें भी इनके लिए लड़ना चाहिए। तो मैं अब आपसे जो बात कहने जा रहा हूं वो ये, साथियों, अगर नहीं लड़ सकते हो तो बैठे रहो घरों में। जो जिंदगी तुम जी रहे हो, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक, बैठे रहो। तुम्हारे लिए भी कोई आने वाला नहीं है और बचने वाले तुम भी नहीं हो। कोई ये समझता हो कि बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सब धरे जाएंगे। घर में से निकाल के लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। भूल गए दिल्ली में क्या हाल है? जो लोग मरे हैं उसी समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को एक एक करके दिल्ली दंगों में वही मारे गए हैं और उन्हीं को दिल्ली दंगों का अपराधी बनाकर 2200 से ज्यादा लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया है। सफूरा जरगर जो लेडी, एक प्रेग्नेंट लेडी, गर्भवती महिला, उस महिला के किस तरह से उसके चरित्र पर लांछन लगाया गया और किस तरह से बंद कर दिया गया। 73 दिन बाद उसको जमानत दी गई। समझ रहे हैं आप? और उस हालत में उसी की तरह और जो देवांगना कलिता और एक जो और लड़की है, जो इन साथी जो पिंजरा तोड़ की हैं, इनको आप देखिए जुडिशरी क्या कर रही है। उस समय अदालत में पेश किया गया, अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई इनके खिलाफ वो नहीं है, छोड़ दिया। ठीक उसी समय एक चार्जशीट फाइल की गई और क्राइम ब्रांच ने और कहा कि इसमें यह है, तो कोर्ट ने उसको रिमांड दे दिया। क्राइम ब्रांच को रिमांड दिया। कोर्ट को नहीं समझ में आता, यार अभी जो कागज पेश किए इसमें तो कुछ भी नहीं था और अभी दोबारा ये बना के लिया है। तो नहीं चाहिए था कोर्ट को कि तुरंत उस चार्जशीट को, उस जो केस था उसको वहीं खत्म करना चाहिए था और उन लड़कियों को तुरंत वहीं छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। ये सब अदालत की मैं जो बता रहा हूं आपके सामने। तो साथियों, हमें ये सारी चीजें एक एक को घर में से निकाल के जेलों में ठूंसा जाएगा, मुकदमे बनाए जाएंगे एनएसए के तहत हो और चाहे यूएपीए के तहत हो, बचेगा कोई नहीं जो कोई समझता हो। इसलिए समय रहते अगर हम समझ जाएं और ईमानदारी से अपनों के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, इस देश को बचाने के लिए अत्याचारी और अन्याय पर टिकी हुई इन सरकारों के खिलाफ हम संघर्ष शुरू करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और संघर्ष क्या होना चाहिए साथियों? मैं कुछ चीजें अगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डॉक्टर कफिल साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके परिवार के लोग या उनके मित्रगण, कोई भी जो इस समय मेरे साथ में लाइव हैं या इस वीडियो जब पूरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में उसको देखें, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, मेरे पास कोई पेपर नहीं है सिवाय इस चिट्ठी के जो मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी गई और मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। मेरे पास कोई और पेपर नहीं है। मैं यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर कफिल खान साहब के खिलाफ जितने भी पेपर हैं, जो भी एफआईआर हैं, जो भी चार्जशीट हैं और उनकी वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की कॉपी जो उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई जिसमें वो पूरी तरह से दोष मुक्त किए गए, निर्दोष साबित किए गए, उनको बरी कर दिया गया था, वो सारे पेपर बेहतर होगा अगर मुझे उसकी एक कॉपी दे दी जाए ताकि मैं उसे स्टडी कर लूं, उसे पढ़ लूं और पढ़ने के बाद मैं आपके सामने उनके लिए कुछ करने का प्रयास करूं। लेकिन आपको और हमें करना क्या है, अब इसको समझें, इसको सुने जरूर। साथियों, हम घरों में बैठे हैं ना, तो हमारे पास 4-5 माध्यम बहुत अच्छे हैं। नंबर 1 फेसबुक, जिस तरह से मैं लाइव कर रहा हूं। नंबर 2 ट्विटर। नंबर 3 यूट्यूब। नंबर 4 व्हाट्सएप और नंबर 5 मैसेंजर और इंस्टाग्राम। ये जितने भी हमारे पास तरीके हैं, हम जो भी इसको इस्तेमाल करते हैं, हम उसी पर आज से न केवल डॉक्टर कपिल बल्कि आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नौलखा जी, सुधा भारद्वाज जी, अखिल गोगोई जी और इस तरह के जो लोग हैं, उन सब के लिए लगातार प्रयास करना शुरू करें। हम लिखें लगातार, ये तय बना लीजिए कि जिस तरह से आप रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं, रोज सोते हैं, जागते हैं, नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, इसी तरह से आप
कम से कम 15 मिनट निकालकर यह काम जरूर करेंगे कि ट्विटर पे लिखें, चाहे इतना ही लिखें कि डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो, डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो। और एक ट्विटर हैंडल इसके लिए बना लेते हैं, एक बनाकर जिसमें लिखा होगा #रिलीज डॉक्टर कफिल खान, या हिंदी में है तो डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो। ये दो करके हिंदी और इंग्लिश में बना के हम चाहे यही लाइन रोज यही लिखें, चाहे दिन में 10 बार लिखें कि डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो, आनंद तेल तुमड़े को रिहा करो, और सुधा भारद्वाज को रिहा करो, अखिल गोगोई को रिहा करो, गौतम नौलखा को रिहा करो। इस तरह से करें। छोटी छोटी वीडियो 1 मिनट की, आधा मिनट की, चाहे आप जैसे उस पर टिकटॉक पे करते थे वो खत्म हो गया, अब 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, 2 मिनट की, ये कह के कि डॉक्टर कफिल खान निर्दोष हैं, उनको रिहा करो, आनंद तेल तुमड़े साहब को रिहा करो, अखिल गोगोई को रिहा करो। ये बना सकते हैं ना हम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डालो इसको यूट्यूब पर, डालो इसको फेसबुक पर, डालो इसको आप जो है उस पर जो आपका ये व्हाट्सएप है, मैसेंजर पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, हर जगह डालो, रोज डालो, ये धर्म बना लो। अपने रिश्तेदारों को बोलो, अपने जो दोस्त हैं उनको बोलो, अपने जानने वाले हैं उनको बोलो, अपने समाज वाले हैं उनको बोलो, अपने धर्म के नाम पे आपसे जो जुड़े हैं उनसे बोलो, जो अच्छे लोग हैं उनसे भी बोलो, निवेदन करो। हर कोई ये आज से ही इसी पल से ये बना ले कि मैं फेसबुक है तो, ट्विटर है तो, यूट्यूब है तो, व्हाट्सएप है तो, इंस्टाग्राम है तो, और मैसेंजर है तो, ये डेली काम करूंगा, ये मेरा काम है। जिस तरह से मैं अपने जीवन के और सारे काम रोज करता हूं, इसी तरह से 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं जरूर दूंगा, ये काम जरूर करूंगा। यही मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, इसको मैं निभाऊंगा। और निर्दोष लोग जो बंद हैं जेलों में, उन बेगुनाह लोगों को बाहर निकालने के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जरूर ये काम करूंगा, और अपने जिंदा होने का सबूत दूंगा, अपना इंसान होने का सबूत दूंगा। ये काम मुझे करना है, ये जरूर करना है। दूसरा साथियों, ये जो लोग हैं इनको रिहा करने के लिए आप एक पेज लीजिए। जो भी हम जहां हैं, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, ये सच है। आजकल जब बंद है तो बंद है, अपने घर में, मोहल्ले में जाते जाते जा सकते हैं, जहां तक भी जा सकते हैं। आप सारे के सारे एक कागज लिए, उस पर ऊपर लिखिए डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो, या सारे नाम लिख दो, 5-6 नाम जो हैं, ये डॉक्टर कफिल खान, आनंद तेल तुमड़े, गौतम नौलखा, सुधा भारद्वाज, अखिल गोगोई, इन सब को रिहा करो। और नीचे अपना नाम और जिस जिले के हो, जिला जरूर लिखना, जिला और जिस आप प्रदेश से हो, जिला और प्रदेश, यानी अगर आप मुरादाबाद से हैं तो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, ये करें। और आगे अपना दस्तखत करें। जो दस्तखत नहीं कर सकते अंगूठा लगाएं। ये सिग्नेचर कैंपेन जरूर चलाएं साथियों, हमें करना है ये काम। अगर हम घर में बैठे हैं तो भी हम ये काम कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं ना, या इतना भी नहीं कर सकते, इतना हमें करना है। और इस सारे को आप सब करो, लगातार करो, चाहे बोर भी हो जाओ फिर भी करो। कि नहीं, आप बोर भी हो जाते हो, रोटी खाना नहीं छोड़ते हो, पानी पीना नहीं छोड़ते हो, सुबह उठ के जो नित्य कर्म करते हो वो नहीं छोड़ते हो, नहाना धोना नहीं छोड़ते हो, ठीक है ना साथियों। तो इसको भी मानो कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है इंसानियत के लिए, ये मुझ पे कर्ज है, और इस कर्ज को मैं उतारूंगा, मैं जरूर इस काम को करूंगा। ये मुझे करना होगा, आप सब करेंगे, मैं भी कर रहा हूं, मैं भी लगातार करता रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं जितना भी है। और ये सब कुछ आप करें, और जो साइन कराते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है। मुस्लिम समाज की जनसंख्या अगर उत्तर प्रदेश में कहें तो 18% है। 18% का मतलब यह हो गया साथियों कि आज की तारीख में तकरीबन 4 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में, 23 करोड़ में से 4-4.5 करोड़ की आबादी मुस्लिम समाज की है। और वहां पर जो 22% आबादी है वो अनुसूचित जाति की, एससी की है। एससी की इतनी, तो इसका मतलब यह हो गया कि तकरीबन 5-5.5 करोड़ उनकी आबादी है। और ओबीसी की आबादी है तो तकरीबन 23 करोड़ में से 16 करोड़ के लगभग
16-17 करोड़ के लगभग ये आबादी है। इतनी बड़ी आबादी, इस आबादी में से ही अगर 1% लोग, ईमानदारी से 1% लोग, 1% की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो इस आंदोलन को अपनी जिम्मेदारी समझ के शुरू करें कि हमें सिग्नेचर भी कराने हैं, सिग्नेचर के साथ साथ हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप और सब पे, और हमें ट्विटर पे, सब पे ये लिखना है, रोज लिखना है, रोज, ताकि ट्रेंड करे, उस पे ट्विटर पे ट्रेंड करना चाहिए। ये सारा सब कुछ अगर हम करें, हम निश्चित रूप से सफल होंगे साथियों। ये काम हम घर में बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए हमें सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। सड़क पे भी जब आना होगा जरूर आएंगे। हम आए हैं, लगातार हम इस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आए हैं, हम लगातार सड़क पर आए हैं, दौड़े हैं, आंदोलन किए हैं। हमने खूब कस के जो कर सकते हैं हमने वो किया है। डरे नहीं हैं। मरेंगे तो है, इसमें क्या दिक्कत है? एक दिन मरेंगे, हमेशा जिंदा थोड़ी रहना है। मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? गीदड़ की तरह नहीं मरेंगे, घर में बैठ के नहीं मरेंगे, कीड़ों की मौत नहीं मरेंगे। इंसान है तो इंसान की तरह ही मरेंगे, संघर्ष करके मरेंगे, लड़के मरेंगे साथियों। इससे हमें परवाह नहीं है। हम ये कर सकते हैं, घर में बैठ के हम ये काम कर सकते हैं। और ये मैंने जैसे बताया, एक पेज एक ऊपर लेके, उस पे खाली पेज पे ये नाम लिख के कि डॉक्टर कपिल कान, आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नौलखा, सुधा भारद्वाज और अखिल गोगोई, ये नाम लिख के इनको रिहा करो। और नीचे अपने नाम के आगे अपने जिस जगह के आप हैं, जिले और प्रदेश, और आगे अपने साइन करके लगातार ये जितना भी हो सकता है वो करिए। अभी मैंने उत्तर प्रदेश का बताया। टोटल अगर हम देखते हैं पूरे देश में जो आबादी है मुस्लिम समाज की, लगभग 15% है। 15% का मतलब यह हो गया साथियों कि इस देश में जो मुस्लिम समाज की आबादी है 20 करोड़, 20 करोड़ मुस्लिम समाज की आबादी है। और एससी एसटी की तकरीबन 35 से 40 करोड़ की आबादी है। और ओबीसी वगैरह लगा के टोटल अगर हम इसको देखते हैं तो 100 से 110 करोड़ की आबादी है। 110 करोड़ की आबादी। क्या इस 100 करोड़ या 110 करोड़ की आबादी में हम 1% लोग, यानी 100 में से 1% लोग इसको अंजाम नहीं दे सकते? हम इंस्टाग्राम और इन सारी चीजों पर जो मैंने बताई है, हम लगातार काम नहीं कर सकते? हम सिग्नेचर करा के दे नहीं सकते क्या? इतने लोगों का दीजिए, आप करिए सिग्नेचर, और वो सिग्नेचर कराकर आप भेजिए, मेरे पते पर भेजिए। आप मेरे साथ मिलिए, मेरे साथ खड़े होइए साथियों। और इसको सिग्नेचर को मैं सरकार को भेजूंगा। एक मैं मानता हूं कि बेकार है, लेकिन कुछ भी नहीं, फिर भी राष्ट्रपति को भेजूंगा, सारे जो मीडिया है उसको भेजूंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजूंगा, लखनऊ बेंच को भेजूंगा, और प्राइम मिनिस्टर को भेजूंगा, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को, हर जज को भेजूंगा, और पार्लियामेंट में जितने बैठे हैं उन सबको भेजूंगा कि ये है स्थिति, ये है लोग जो सारे के सारे कह रहे हैं ये बेगुनाह, और तूने एक बेगुनाह व्यक्ति को, एक अच्छे इंसान को, अच्छे डॉक्टर को जेल में बंद किया हुआ। और ये जो आनंद तेलतुंबड़े, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े विद्वान हैं, ये लेखक हैं, ये पत्रकार हैं, इस देश को दिशा देने वाले लोग हैं, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। इन सबको रिहा करो। और ये जो दिल्ली दंगों में जो इतने लोगों को झूठा फंसाया गया, जो सामने साफ नजर आ रहा है, चार्जशीट पढ़ने के बाद ही नजर आ रहा है कि झूठा है, उन सबको, उनके खिलाफ जो केस है उस सबको बंद करो। मैं सबसे कहूंगा, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये इंसानियत के लिए खतरा है, इस देश के हर व्यक्ति के लिए खतरा है। तो जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, प्रदेश, इन सारी इनकी सीमाओं को छोड़कर, इन सबको तोड़कर, एक इंसान के नाते इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए लड़ने की कोशिश करो, प्रयास करो साथियों। तभी संभव है कि हमारी आने वाली पीढ़ी बच पाए, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखना चाहोगे अपनी आंखों के सामने अपने जो बच्चे हैं उनको बर्बाद होते हुए, उनको उजड़ते हुए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटते हुए, अपने देश को, अपने समाज को बर्बाद होते हुए देखना चाहोगे? इस सरकार ने, मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया और हम चुप बैठे हैं। सब कुछ जब बिक जाएगा तो क्या हाल होंगे, इस बात को समझ सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि न केवल डॉक्टर कपिल, बल्कि आनंद तेलतुंबड़े, सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा
और अखिल गोगोई, ये और इनके जैसे जितने भी लोग हैं, हमें अब से, आज से, इसी पल से इन सब के लिए आंदोलन करना है। घर में बैठे हैं जब तक कोरोना की वजह से, तो हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और इसके साथ साथ जो अपना यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब पे लड़ाई करेंगे। चाहे एक ही लाइन लिखो, चाहे 1 मिनट का वीडियो बनाओ कि इनको रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इतना ही करो, लेकिन लड़ो, संघर्ष करो। और ट्विटर जो लोग जानते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हैशटैग रिलीज डॉक्टर कफिल खान, है ना, इसी तरह से। और जो हिंदी में है, हैशटैग डॉक्टर कफिल खान को रिहा करो। और इसी तरह से डॉक्टर आनंद तेल तुमने, डॉक्टर सुधा भारद्वाज, गौतम नौलखा, अखिल गोगोई, इन सब के लिए करना पड़ेगा साथियों। बस आज आप आए, इतनी देर तक मेरी बात सुनी, काफी लोग जुड़ गए, काफी लोग इसको शेयर भी कर रहे हैं आगे, और इसको शेयर करें, रुकना नहीं चाहिए साथियों। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आखिर में जाने से पहले, इसको खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा। मैं बुधवार को, यानी अब से 2 दिन बाद, जो ये विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के विषय में कि एनकाउंटर क्या है, कैसे होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, कानून क्या है, इस सब के विषय में, इस एनकाउंटर के विषय में ठीक 12 बजे बुधवार को फिर से लाइव होऊंगा। मेरा निवेदन है, वो बहुत कानूनी चीजें हैं, उनको समझना जरूरी है। अन्यथा अगर इसी तरह से पुलिस किसी को भी उठा के एनकाउंटर कर देगी, मार देगी, वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, केवल विकास पांडे की बात नहीं, और कोई भी हो सकता है। तो क्या ये कहां तक सही है? इसलिए इस एनकाउंटर के विषय में मैं बुधवार को 12 बजे फिर आपके बीच में लाइव रहूंगा। और उसके बाद अगले संडे को, यानी इसके बाद जो संडे आएगा 19 तारीख का होगा, उस संडे को मैं, हमारी जो सेना है, भारतीय सेना है, भारतीय सेना कितने कष्ट में है, कितने दुख में है, भारतीय सैनिकों की क्या दिक्कतें हैं, क्या हालात हैं उनके, सरकार क्या उनके लिए कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या किया जाना चाहिए, और किस तरह से वो निपट रहे हैं, और 1 रैंक 1 पेंशन OROP जो है उसकी क्या स्थिति है, और सरकार ने कैसे धोखा दिया है उन सैनिकों को, हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं और जो हमारे जो सैनिक आगे रिटायर होंगे, उनके विषय में जो उनकी दिक्कतें, समस्याएं, उसके विषय में अगले संडे को, यानी 19 तारीख को मैं आपके बीच में लाइव रहूंगा साथियों। 15 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया, बुधवार को एनकाउंटर के विषय में, और 19 तारीख को मैं आपको सेना के विषय में, बहुत जरूरी जानकारी है, सेना के विषय में सुनना बहुत जरूरी है। OROP और सेना के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, अधिकारियों में, सैनिकों में किस तरह का भेदभाव हो रहा है, उस सब के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए, इतना समय मुझे दिया। बात लंबी जरूर है लेकिन जरूरी है साथियों, इसको सोचना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों को। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।